हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोटस टोलो में। फ्रेंड्स, आज इस फन फिक्शन का पार्ट 12 है। अगर आपने पहले के नहीं देखे तो जाकर देखिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम हमारी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पार्ट की भी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ वांगजी अपने अंकल के कमरे के बाहर बैठा था और लान कुरैन युआन को लेकर अपने कमरे में गए थे। लेकिन कोई दूर से ये नज़ारा देखकर हंस रहा था। जिसने ये प्लान किया था और वो कोई और नहीं, सिचेन था, क्योंकि सिचेन ने युआन को यहाँ भेजा था। अब हमें कुछ समय पहले का दिखाते हैं, जब वांगजी युआन को सोता हुआ छोड़कर आया था। तब वांगजी के बाहर जाते ही युआन ने अपनी आंखें खोली और रूम के चारों तरफ वांगजी को ढूंढने लगा। लेकिन वांगजी को वहां ना पाकर वो जिंगशी के बाहर चला आया। उनको बाहर अकेला देखकर लान सिचान, जो वांगजी की तरफ से आ रहे थे, उसकी तरफ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ युआन, तुम वांगजी को ढूंढ रहे हो? युआन कहता है, हाँ अंकल, फादर अंदर नहीं है। कहाँ है वो? मुझे उनके पास जाना है, बताइए ना अंकल। ये सुनकर सिचान सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मैं वांगजी को वहां से कैसे उठाऊं। मैं चाहे वांगजी को जितना समझाने की कोशिश करूं, लेकिन वो वहां से उठ नहीं रहा है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे वांगजी यहाँ से उठ जाएगा? ये सोचकर वो युआन की तरफ देखते हैं और खुद से ही कहते हैं, हाँ, मेरा ऐसा करने से शायद अंकल युआन को देखने के बाद अपना मन बदल दे। हो सकता है कि इसी वजह से वांगजी वहां से उठ जाए। ये सोचकर सिचान युआन से कहते हैं, तुम अपने फादर के पास जाना चाहते हो ना? युआन कहता है, हाँ अंकल। सिचान कहते हैं, युआन, अगर मैं जैसा कहूँ वैसे तुम करोगे तो तुम्हारे फादर तुम्हारे पास आ जाएंगे। युआन कहता है, ठीक है अंकल। सिचेन आगे कहते हैं, युआन, तुम्हारे फादर हमारे अंकल से एक फेवर मांगने के लिए उनके रूम के बाहर बैठे हैं। तुम्हें उनकी वह मदद करनी होगी। ये सुनकर युआन कहता है, आपके अंकल? सिचान कहते हैं, हाँ, मेरे अंकल। जैसा मैं तुम्हारा अंकल हूँ वैसे ही हमारे अंकल है, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है और तुम्हें उन्हें मनाना होगा। तुम करोगे ना अपने फादर की मदद? तो युआन कहता है, हाँ अंकल, मैं करूँगा अपने फादर की मदद। सिचान आगे कहते हैं, युआन, मेरी बात अच्छे से सुनना और ध्यान से सुनना। तुम्हें वहां जाकर अंकल से बहुत अच्छे से बात करना होगा। उनके सवालों का जवाब सोच समझकर और अपनी सूझबूझ कर देना होगा, नहीं तो तुम्हारे फादर ऐसे ही हर रोज बारिश में रात भर भीगेंगे, वो वहां से उठेंगे ही नहीं। ये सुनकर युआन कहता है, नहीं, मैं उन्हें वहां रोज भीगने नहीं दूंगा, ऐसे तो वो बीमार हो जाएंगे ना। उन्हें वहां से उठाऊंगा। मैं आपके अंकल से बहुत अच्छे से बात करूंगा, प्रॉमिस यू, मैं ऐसा ही करूंगा। ये कहकर युआन लानजान के पास गया था और आखिरकार वही हुआ जो सिचान ने सोचा था। उसके अंकल युआन को लेकर गए और अपना प्लान सक्सेस होता देख सिचान बहुत खुश हो रहे थे। अब हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं कि लान कुरैन कमरे में युआन के पास बैठा है और युआन को वो अपने गोद से नीचे उतारता है। युआन जैसे उनके गोद से नीचे उतरता है, उन्हें बो करता है। देखकर कुरैन तो बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वो अपने मैनर्स नहीं भूल रहा था। बड़ों को आदर देना, ये उसके मैनर्स देख लान कुरैन युआन को अपने पास बैठने को कहते हैं और उसके बालों को जो अभी गीले थे उन्हें सुखाने लगते हैं। उसके हेयर ड्राई करने के बाद लान कुरैन उसके रोब्स उतारते हैं, जो अभी बारिश में भीगने से पूरी तरह गीले हो चुके थे। उसे वांगजी के रोब्स पहनाते हैं, जो उसके बचपन के थे, क्योंकि उनके कमरे में वांगजी की बचपन से लेकर आज तक की सारी चीजें उन्होंने संजो कर रखी थी। और वांगजी की क्लॉथ्स और रोब आज युआन के काम आने वाले थे। उनके लिए ये नया नहीं था, क्योंकि बचपन से उन्होंने ही वांगजी का और सिचान का ख्याल रखा था और उनके साथ थे। अपने भैया और भाभी के जाने के बाद ये जिम्मेदारी उनके ही कंधे पर थी। आगे वो युआन के बालों को कोम करते हुए कहते हैं, वो क्या नाम है तुम्हारा, बताओगे नहीं? सुनकर युआन उठकर खड़ा होता है। उनके सामने झुककर पहले तो अपने नोज पर इंडेक्स फिंगर से खुजली करता है, फिर बाद में उन्हें बो करके कहता है, मेरा नाम लान युआन है, लान क्लैन लीडर। उसे ऐसा करता देख
लान कुरेन के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है और वो कहते हैं, ओह तो तुम्हारा नाम लान युआन है, तो तुम कहाँ रहते हो, बताओगे? युआन फिर से अपने इंडेक्स फिंगर को अपने हेयर में ले जाता है और सिर में खुजली करने लगता है, मानो वो अपने नोज और सिर में खुजली करके कुछ सोच रहा हो। वो बाद में अपने घुटनों पर बैठ जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे वांग जी कुछ समय पहले बैठा था, और कहता है, मैं अपने फादर और अंकल के साथ जिंगसी में रहता हूँ लान क्लैन लीडर। कुरेन युआन की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी ये हरकतें मुझे किसी की याद दिलाती है, वो भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा था। अपने इंडेक्स फिंगर से नोज पर तो कभी सिर में खुजली करता रहता था और ऊट पटांग हरकतें करते रहता था। ट्रेन की ऐसी बातें सुनकर वो सोल जो वहाँ खड़ी थी कहती है, ये कल्टीवेटर्स इतना उलझा हुआ क्यों है और इसके थॉट्स समझना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? आखिर ये अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और ही दिखाई देता है। आखिर इसके मन में क्या है ये भी नहीं पता, और ये आखिर करना क्या चाहता है ये भी नहीं पता। कभी ये कहता है तो कभी वो कहता है, कभी तो कहता है कि वो है ही नहीं जिसके बारे में वो हमेशा से सोचता रहता है। पिछले 2 दिनों से मैं देख रही हूँ, और इसके थॉट्स भी इसके जैसे ही अजीब और गरीब ही होते हैं। लेकिन चलो जाने दो, मुझे इससे क्या, आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ? ऐसा कहकर वो एक सोच में डूब जाती है और कुछ समय बाद अपने ही हेड पे स्लैप करते हुए कहती है, उफ, तुम भी ना कितनी भुलक्कड़ हो गई हो। तुम तो उस क्या नाम है उसका, हाँ लांग वांग जी, यही कह के पुकार रहा था ना उसका ब्रदर। हाँ तुम उस लानवांग जी के पीछे आई थी ना उस लिटिल बॉय के लिए। वो युआन की तरफ देखते हुए कहती है, अब ये लिटिल वन तो ठीक है और ये जगह भी मुझे कुछ ठीक ही लग रही है, तो अब मुझे वापस जाना चाहिए अपनी जगह। लेकिन कहाँ? और वो सोचने के बाद फिर से कहती है, वही ब्यूरल ग्राउंड में। आखिर मैं कब तक यहाँ रुकूंगी? चलो अपनी जगह वापस जाती हूँ। ये सोचकर वो सोल जैसे ही अपने कदम रूम के बाहर रखती है, बाहर आते ही उसकी नज़र सिचैन की तरफ जाती है जो स्माइल कर रहा था, और सिचैन को स्माइल करता देख उस सोल की क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी, ये जानने के लिए कि सिचैन आखिर स्माइल क्यों कर रहा है। वो सोल कहती है, आखिर ये गुत्थी क्या है या फिर ये सीक्रेट क्या है जिसके लिए ये इतना स्माइल कर रहा है, और अपने ही ब्रदर को देखकर ये कल्टीवेटर इतना स्माइल कैसे कर सकता है? अपने ब्रदर को इसी तकलीफ में देखकर, सजा पाते देखकर, या फिर बारिश में भीगता हुआ देखकर कैसे मज़ा आ रहा है? और आखिर उसकी क्यूरियोसिटी रही थी सिचैन के स्माइल के पीछे का राज जानने के लिए या फिर सीक्रेट जानने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि सिचैन ने जानबूझकर युआन को यहाँ भेजा था, क्योंकि यही इंसिडेंट्स वांग जी के साथ बचपन में हुआ था। उसकी मदर के जाने के बाद वांग जी ऐसे ही बारिश में उनके रूम के सामने बैठा था। तब वांग जी छोटा था और अंकल ने आकर उसे वहाँ से अपने साथ ले गए थे, और पहली बार वांग जी अपने अंकल के गले लगकर फूट फूट के रोया था। उस दिन वांग जी तो रोया ही था, लेकिन उसे इस हालत में देखकर अंकल भी रो पड़े थे, उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे। आज भी बारिश हो रही थी और युआन बिल्कुल वांग जी के जैसे दिखता था, मानो वो वांग जी का बचपन हो या फिर वांग जी खुद हो, ऐसे लगता था। यही सब बातें सोचकर सिचैन युआन को यहाँ भेजा था, और वो जानते थे कि युआन को देखने के बाद हो सकता है अंकल अपना फैसला बदल दे और युआन को यहाँ रहने की अनुमति दे दे और वांग जी की बातें मान ले। इसीलिए
सिचान ने वांग जी के पास युआन को भेजा था और आखिर हुआ भी ऐसा ही जैसा सिचान ने सोचा था और अपने प्लान को सक्सेस होता देख सिचान मुस्कुरा रहे थे और ये देखकर उस सोल की क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी और वो कहती है, लेकिन मैं भी ये कसम खाती हूँ कि जब तक मैं ये जान ना लूँ इसके ऐसा करने का क्या रीज़न है, इन तीनों का सीक्रेट क्या है, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए सोल दोबारा अपने कदम रूम के अंदर ले जाती है और उसे अंदर जाता देख अब कहीं जाकर बाओशन सिरन को चैन की सांस आती है। सिरन जो उस सोल को देखने यहाँ आई थी, क्योंकि बाओशन सिरन ने उस सोल को ब्यूरल ग्राउंड में इसीलिए तो भेजा था कि वो सोल वांगजी के साथ गुस्सू आए। बाओशन सिरन जानती थी कि वो अपनी क्यूरियोसिटी के चलते वांगजी का पीछा करते यहाँ आएगी और ऐसा ही हुआ और बाओशन सिरन उसे यहाँ आखिरी बार देखने आई थी। फ्रेंड्स, यहाँ कंफ्यूज मत होना, हमें आगे पता चलेगा कि बाओशन सिरन उसे कब से जानती है और उन्होंने इस सोल को आखिर यहाँ क्यों भेजा है। तो लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। बाओशन सिरन कहती है, तुम नहीं जानती तुम्हारी सोल को यहाँ भेजने के लिए मैंने क्या क्या किया है और मुझे यकीन है यहाँ रहकर तुम अपने इतिहास के पन्नों को ज़रूर पलटोगी और देखोगी कि तुमने आखिर क्या किया है और जिस दिन में सच्चे प्यार का मतलब पता चलेगा उस दिन तुम्हारी सोल को यहाँ से मुक्ति मिलेगी और तुम यहाँ से मुक्त हो जाओगी। इसीलिए तो तुम्हें मैंने यहाँ भेजा है। मैं जानती हूँ अब इसके आगे की जर्नी तुम्हें खुद तय करनी है और जानना है कि आखिर सच्चा प्यार क्या है, देना, पाना या फिर खोना या फिर उसकी खुशी में खुश होना। और मुझे यकीन है कि तुम अपने आँखों से देखने के बाद उसमें फ़र्क कर पाओगी। और हाँ, हम दोनों की जर्नी बस यही तक थी और हमारा सालों का साथ यही ख़त्म होता है। अब फेयरवेल लेती हूँ, ये कहते हुए बाओशन सिरन वहाँ से चली जाती है। अब हमें लान कुरैन के रूम का दिखाते हैं जहाँ लान कुरैन युआन से अब तक सवाल किए जा रहा था। लान कुरैन आगे कहता है, ओ तो तुम्हारे अंकल भी है? तो युआन ये सुनकर कहता है, हाँ मेरे अंकल भी है ना, जैसे आप मेरे फादर और मेरे अंकल के अंकल है वैसे ही मेरे भी अंकल है लान क्लैन लीडर। ऐसा कहकर वो चुप हो जाता है। ये सुनकर लान कुरैन स्माइल देते हुए कहते हैं, ओह तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे फादर और अंकल का अंकल हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन क्या तुम्हें ये पता है या फिर तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस हिसाब से मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए और तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए? लेकिन ये सुनकर तो युआन फिर से वही हरकतें कर रहा था, अपनी फिंगर्स से नोज़ पर और हेयर्स में, सिर में खुजली कर रहा था, इचिंग कर रहा था। और ऐसा करते हुए वो एकदम से कहता है, नहीं ये तो नहीं बताया मुझे मेरे अंकल ने। ऐसे करते हुए उस मासूम को ये भी नहीं पता चला कि उसने अपने ही अंकल की पोल खोल दी है। लेकिन कुरैन ये सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारे अंकल ने बताया है? लेकिन युआन अपने अंकल की पोल खोलते हुए देख अपने होठों का पाउट बनाकर कहता है, नहीं मेरे अंकल ने नहीं बताया। लेकिन आगे वो घबराते हुए कहता है, मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ क्लैन लीडर, क्या आप मुझ पर एक फेवर करेंगे? लेकिन इस मासूम की बातें सुनकर लान कुरैन का मन मानो अंदर से पिघल रहा था और वो एकदम शांत हो गए। युआन आगे कहता है, क्लैन लीडर आप मेरे फादर को पनिश मत कीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है, आप
उनकी जगह मुझे पनिशमेंट दीजिए, मैं उनकी हर पनिशमेंट लूँगा। मैं अपने फादर को सब कुछ सिखा दूँगा कि कैसे अपने अंकल की हर बात माननी चाहिए, उन्हें अच्छे से बात करनी चाहिए जैसे मैं अपने अंकल से करता हूँ। ये सुनकर कुरैन कहते हैं, ओह तो तुम अपने अंकल की हर बात मानते हो और उनसे अच्छे से बात करते हो। युवान जल्दी से कहता है, हाँ मैं उनकी हर बात मानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। और ये बोलते ही युवान एकदम से चुप हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं खुद यहाँ आया हूँ, अंकल ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है। लान क्लैन मास्टर युवान को हड़बड़ाते हुए देखकर कुरैन कहते हैं, तुम सिर्फ दिखते वांग जी के जैसे हो, लेकिन सारी हरकतें तुम्हारे उसके जैसी है। ये सुनकर युवान कहता है, किसके जैसी है? तो कुरैन कहते हैं, था कोई जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, बातों को घुमाता था, अपनी उंगलियों से शरारतें करता था और अपनी बातों से हर किसी का दिल जीत लेता था। ये सुनकर युवान कहता है, क्या आपको उसकी बहुत याद आती है? क्या आप उन्हें बहुत याद करते हैं? क्या वो आपके लिए बहुत खास थे? इतने सारे सवाल सुनकर कुरैन कहते हैं, हाँ मुझे उसकी याद तो आती है, लेकिन आप उन्हें गिल्ट की वजह से इन तुम पर फेवर करके मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो ये सुनकर युवान कहता है, मैं आपकी हर बात मानूंगा और आपका हर काम करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनकर लान कुरैन कहते हैं, मैं उसकी पनिशमेंट तो नहीं कम कर सकता, लेकिन हाँ तुम पर एक फेवर ज़रूर कर सकता हूँ, तुम्हें उसके साथ रहने की इजाज़त ज़रूर दे सकता हूँ। ये कहते हुए वो युवान को उठाते हैं और अपने पास बैठाते हैं। युवान को कहते हैं, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? तुम्हें भूख लगी है? युवान कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, आप फादर को अंदर बुला लीजिए प्लीज़, वो भीग जाएंगे, वो बारिश में भीग रहे हैं, अगर उन्हें बुखार हो गया या फिर कुछ हो गया तो। ये कहते हुए वो उन्हें मासूम नज़रों से देख रहा था। उसकी मासूमियत को देखकर लान कुरैन का भी दिल पिघल जाता है और वो बाहर खड़े डिसिपल्स को कहते हैं कि तुम लान वांगजी से जाकर कहो कि वो अपने जिंगसी चला जाए और हाँ कल सुबह अपनी पनिशमेंट लेने आए और आज की रात युवान यही मेरे साथ सोएगा। और वो डिसिपल यही बातें जाकर लानजान को कहता है और लान वांगजी वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो सोल जो युवान के पास बैठी थी वो कहती है, ओह मदर, कितना हार्ट टचेबल मोमेंट था ना ये, लेकिन इसका भी कोई है, उसका भी कोई है और उसका भी कोई है, लेकिन इन तीनों का आखिर वो कोई है कौन? ये सोच सोच कर तो कहीं मैं ही पागल हो ना जाऊँ। ऐसा कहते हुए वो सोल उस रूम से बाहर निकल जाती है। अब हमें नी क्लैन का दिखाते हैं जहाँ पर नी को अब तक होश नहीं आया था और उसके पास उसके ब्रदर नी मैंग जो बैठे हुए थे। तभी वहाँ उसकी भाभी आती है और आते ही नी मैंग जो से कहती है, आखिर कब तक नी को होश आएगा? जो कहता है, शोबाई हमारे नी ने एक बहुत ही पुरानी प्रोसेस का यूज़ किया है जिसे सोल प्रोटेक्टर कवच कहते हैं और ये बहुत ही डेंजरस होती है शोबाई। ये सुनकर शोबाई कहती है, कहीं ये वही प्रोसेस तो नहीं जिसे लान ई और बाओशन शिरन ने बनाया था और फिर बाद में इसे सभी ने बैन कर दिया था। ये सुनकर नी मैंग जो कहता है, हाँ शोबाई, लेकिन ये प्रोसेस आखिर नी को कैसे पता चली और नी ने इसे इस्तेमाल कैसे किया और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो गए, अभी तक कोई नहीं जानता शोबाई। ये सुनकर तो शोबाई का चेहरा पूरी तरह मुरझा जाता है और उसकी आंखें आंसू से भर जाती है। वो कांपते हुए आवाज़ में नी मैंगजू से कहती है, नहीं नहीं मेरे नी को कुछ मत होने देना, प्लीज़ मेरे नी को बचाओ, उसे ठीक कर दो। ये कहते हुए वो उसके पैर पकड़ के रो रही थी और उसे देखकर आज नी मैंगजू पूरी तरह से टूट गया था। वो कहता है, शोबाई मैं तो अभी ये भी नहीं जानता कि बाओशन शिरन हमें कहाँ मिलेगी, तुम इतना डरो मत, हीलर्स ने कहा है कि वो होश में आने के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे कब तक होश आएगा ये वो भी नहीं जानते और इस प्रोसेस के साइड इफ़ेक्ट उन्हें भी नहीं पता शोबाई। ये सुनकर शोबाई हंसे उठती है और अपने आँखों को साफ करते हुए इतनी तेज़ी से उस रूम से बाहर निकलती है कि उसके कदम सीधे जाके
नी के लाइब्रेरी में ही रुकते हैं। हाँ, नी की लाइब्रेरी, क्योंकि नी जब से गुस्सू से वापस आया था तब से वो हमेशा यही तो रहता था, मानो उसका रूम हो। शामों शहर यही किताबें पढ़ता रहता था। बाबाई कहती है, हाँ हो सकता है यहीं पर कुछ मिले उस प्रोसेस के बारे में। ऐसा कहते हुए वो सारे किताबें देख रही थी और इधर उधर फेंक रही थी। उसके पीछे नी मैंगजू भी आता है और नी मैंगजू से ऐसा देख कहता है, शौबाई बस करो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, मैंने यहाँ देखा है। लेकिन शौबाई कहती है, मैं अपने नी को नहीं खोना चाहती, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे, लेकिन नी को ठीक करो, नी को ठीक करो। ऐसे कहते हुए वो नीचे गिर जाती है। इधर उस मैजिकल फॉरेस्ट में लान ई विंग के पास बैठी थी और पिछले 4 दिनों से उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। लान ई कहती है, मुझे पता था इस प्रोसेस का यही हश्र होगा, हम दोनों को पता था, इसीलिए हम दोनों ने इस प्रोसेस को बैन किया था। लेकिन इतने सालों बाद आखिर तुम्हें ये प्रोसेस कहाँ से पता चली? तुम्हारे साथ साथ उसने भी इस प्रोसेस को कैसे यूज़ किया? तुम तो हो ही बेहोश, लेकिन शायद अब वो भी बेहोश होगा। पता नहीं उसे होश आया होगा या नहीं आया होगा। तुम्हें पता है वह यहाँ क्यों आई? क्योंकि मैं इतिहास को फिर से वही गलती नहीं दोहराना देना चाहती थी, इसीलिए मैं वहाँ आई थी। इस प्रोसेस का तुमने यूज़ किया है तो इसका मतलब तुम जानते होगे कि इस प्रोसेस का इन्वेंशन हम दोनों ने किया था। हम दोनों को इन्वेंशन करना बहुत पसंद था, इसलिए तो हमने हर एक इन्वेंशन किया था, चाहे वो मैजिकल बुक हो, चाहे वो सोल प्रोटेक्टर कवच हो, या फिर चाहे वो सोल रिकवरी सिरप हो। ये हम दोनों ने बनाया था। लेकिन तुम जानते हो, मेरी एक गलती की वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया और उसके साथ साथ मैंने भी अपना सब कुछ खो दिया। तब से हम दोनों ना मिले हैं और ना एक दूसरे को देखा है। वो रात ना जाने कौन सी काली रात थी कि हम दोनों की जिंदगी ही पलट गई। उस रात ने आखिर उन 2 सहेलियों को अलग ही कर दिया, जिनकी मिसाल पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में दी जाती थी, और वो 2 सहेलियां एक दूसरे की दुश्मन बन गई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।